सभी को नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सनी गुप्ता। आज का जो ये वीडियो है ये हम सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकोजेनिक पेन, जो भी आप इसको टर्म देना चाहते हैं, वो टर्म किस लिए दिया जाता है और क्या प्रॉब्लम होती है जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम आती है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं हमारे सर्वाइकल स्पाइन की एनाटॉमी क्या है, मतलब सर्वाइकल स्पाइन की संरचना क्या है, सर्वाइकल उसको क्यों बोला जाता है। तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये रीढ़ की हड्डी का एक स्ट्रक्चर है, ये रीढ़ की हड्डी को हम जो है अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ये यहाँ पे आपका हेड होता है, नेक का एरिया है। उसके बाद के लगभग 7 वर्टिब्रास को, वर्टिब्रास क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी में जो है जो बोन्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं सारी, एक बोन नहीं होती रीढ़ की हड्डी, अलग अलग बोन मिलके रीढ़ की हड्डी का संरचना करती है। जैसे ये दो हड्डियों को दर्शाया गया है, देखिए ये और ये, इसके बीच में ये डिस्क पड़ी होती है, ये डिस्क को दिखाया गया है, ये डिस्क की संरचना है। डिस्क का ये रोल होता है कि उसको कुशन प्रोवाइड करे, शॉक एब्जॉर्ब, जब आपको झटका लगता है उसके लिए कुशन प्रोवाइड करे, और जो मूवमेंट आपकी बॉडी को देना है, अगर ये एक ही हड्डी होगी तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे मूवमेंट करें जो फ्लेक्सिबल जो मूवमेंट होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ये संभव है, ये इसको डिस्क बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो है बाकी बोन्स होती हैं इसमें। सर्वाइकल जैसे ऊपर नेक हड्डियों को C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, इनको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। इसको सेक्टर्स में डिवाइड करा गया है ताकि उनको आइडेंटिफाई करने में, उनका इलाज करने में थोड़ी इजी हो। उसके बाद की जो बोन्स हैं उसको थोरेसिक बोन्स बोलते हैं। T1, T2, 3 ये 12 होती हैं। T1 से लेकर T12 तक इसको थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन को जो बोन्स होती हैं 5 होती हैं, L1, L2, L3, L4, L5। उसके बाद आता है सैक्रम। सैक्रम इनिशियल स्टेज में तो फ्यूज नहीं होता, लेकिन बाद में ये हड्डी एक हो जाती है, इसके बीच में कोई डिस्क नहीं होती। उसके बाद आता है कॉकेक्स। कॉकेक्स आपका मिलकर टेल बोन बनाता है, यहाँ पर भी कोई भी डिस्क नहीं होती। ये दो कॉकेक्स और सैक्रम जो है इसमें कोई डिस्क नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पर सैक्रम का जो पार्ट है ये इसमें डिस्क नहीं होती है। कॉक्सिगल वाले जो पार्ट्स में टेल बोन आता है उसमें डिस्क नहीं होती है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो सर्वाइकल स्पाइन के बारे में। तो ये जो 7 बोन्स हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, जो आपका नेक फॉर्म करती हैं उसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। जब भी इन स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम आती है या इनके सराउंडिंग मसल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्वाइकल पेन के थ्रू इसको डिनोट किया जाता है, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए इसे डिनोट किया जाता है। जब भी सर्वाइकल के रिगार्डिंग कोई पेन की बात होती है नेक रीजन में, तो समझ लीजिए ये सर्वाइकल C1 से लेकर C7 तक की बोन्स या उसके आसपास की मसल्स में कोई प्रॉब्लम आई है, इसलिए इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम बोलते हैं। अब हम डिस्क को समझते हैं। डिस्क क्या होती है? डिस्क जो होती है देखिए 2 पार्ट्स में होती है। एक आउटर लेयर होती है जिसको एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू द जो सेंट्रलाइज पोर्शन बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस परपोसिस बोलते हैं। तो ये थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है और ये थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। आउटर स्ट्रक्चर है थोड़ा हार्ड है और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस वो थोड़ा सा सॉफ्ट जेली फॉर्म में होता है। तो कभी जब प्रेशर पड़ता है या स्लिप डिस्क जिसको बोला जाता है, या डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोट्रूशन बोला जाता है, उस कंडीशन में जैसे ये डिस्क हर्निएशन प्रोट्रूशन दिखाया गया है, इसको आप स्लिप डिस्क भी बोल सकते हैं। तो ये जाकर स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल नर्व्स में जाके टकराती है, जिसकी वजह से आपको जो नीचे रेडिएटिंग पेन या सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं। अब हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए जैसे ये जो स्पाइन है, जो वर्टिब्रास है, इनके बीच में ये येलोइश देख रहे होंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड को दर्शाया गया है। ये जो येलो पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड है, और इससे निकलने वाली नर्व्स जो है स्पाइनल नर्व्स हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स में जाती हैं, जैसे आपके हाथ में, थोरेसिक रीजन में, पैरों में अलग अलग लेवल पे जाती हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये स्पाइनल कैनाल के अंदर होती है। एक कैनाल बनी है, देखिए इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है।
तो ज़्यादातर जब ये स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोट्रूशन या हर्निएशन होता है तो ये सिंगल नर्व्स में, जैसे जो बाहर जा रही है इस नर्व में जाके टकराती है, तो एक साइड में पेन आता है, दोनों साइड में टकराती है तो दोनों साइड में सिम्टम्स आते हैं। बट इन रेयर केस ये जो है ये कैनाल में जाकर इस पूरी रूट को दबा देती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को ही दबा देती है। उस कंडीशन में जब ये कंडीशन होगी, उस कंडीशन में वहाँ से नीचे, सपोज करिए सर्वाइकल रीजन में ये प्रॉब्लम आई है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस किया गया है डिस्क के थ्रू, तो यहाँ से पूरा नीचे जितने भी आपकी बॉडी है वहाँ पर नमनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, कोई हिस्सा जो है काम नहीं भी कर सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर ये प्रॉब्लम आई है तो। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर स्पाइनल नर्व को दबाएगी, इधर की, राइट की या लेफ्ट की, तो आपको एक साइड में सिम्टम आएंगे, रेस्ट ऑफ बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो कंडीशन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है डिस्क, वो थोड़ी रेयर है, कभी कभार होता है, 100 में 1000 में 1-2 लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर स्पाइनल नर्व्स कंप्रेशन होता है। तो अभी तक आप समझ गए हैं कि सर्वाइकल उसको किस वजह से बोला जाता है, या सर्वाइकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या सर्वाइकल में डिस्क क्या। अब जरूरी नहीं है कि आप, जो सर्वाइकोजेनिक पेन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो इन्फेक्शन की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है या रीसेंट इंजरी की वजह से होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो होता है वो डीजनरेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन में डीजनरेशन, डिस्क की प्रॉब्लम या फिर ऑस्टियोफाइट्स आने की, वो बोन ग्रोथ हो जाने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोला जाता है। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो सर्वाइकोजेनिक पेन है। उसमें ना तो इन्फ्लेमेशन होता है ना डीजनरेशन होता है। उसमें क्या होता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन जो है वीक होने लगते हैं, या फिर उन पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ मोबाइल, या बैड पोस्चर, या पुअर पोस्चर, या स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, किसी का लैपटॉप वर्क है, डेटा वर्क ज़्यादा है। उस कंडीशन में पोस्चर अगर गलत जाता है, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, ये नॉर्मल पोस्चर है, अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँगा तो ये पुअर पोस्चर और बैड पोस्चर कहलाता है। इसमें क्या है कि आप, जैसे आपका एक नेक, ये सर्वाइकल स्पाइन है, इसके ऊपर नेक है, इसके ऊपर जो आपका हेड है वो है, हेड जो होता है लगभग 10-15 किलो का जो भी होता है, वो इस पर कंटिन्यूस लोड रहता है। इस वजह से यहाँ की मसल्स जो है ये लोड को हैंडल करती हैं। मसल वीक होने पे इस स्पाइन पे लोड ज़्यादा आ जाएगा तो ये पेन करेगा। और जब आपका हेड की पोस्चर गलत होता है, ऊपर नीचे जाता है, तो वो लोड शिफ्ट होता है ग्रेविटी की वजह से। वो लोड 10-15 किलो का 20-25 किलो का हो जाता है अगर आप ऐसे करके बैठेंगे, तो इस स्ट्रक्चर्स पे और ज़्यादा लोड पड़ता है। लोड के साथ साथ जब आपका नेक ऐसे जाएगा तो यहाँ की मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाएंगी और यहाँ की मसल्स शॉर्टन हो जाएंगी। मसल इम्बैलेंस, मसल वीकनेस, इसकी वजह से पेन एग्रीवेट होते हैं। जब पेन एग्रीवेट होते हैं तो ये पेन कभी कभी आपके हेड में भी जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये सारी मसल्स इंटरकनेक्टेड होती हैं और हेड तक जाती हैं, तो ये आपके पेन भी हेड तक करते हैं। आपको जो प्रॉब्लम नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक की भी आ सकती है नेक पेन के साथ साथ। नेक और शोल्डर पेन या नोजिया, वॉमिटिंग आ सकती है। सर्वाइकोजेनिक पेन में ये चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन जब भी आपका नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा या डिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा तो पर्टिकुलर नर्व कंप्रेशन होगा और वो नर्व जो है नीचे के लिए जाएगा पेन। इन सम कंडीशंस पेन नेक या जो नर्व है वो नेक से नहीं कंप्रेस होके मसल के बीच में कंप्रेस हो जाती है, जहाँ से नर्व जा रही है उसी मसल टाइट होने की वजह से जब वो कंप्रेस हो जाती है। ये शोल्डर यहाँ पर देखा जाता है, या ज़्यादातर उसको स्कैपुला बॉर्डर में, या स्कैपुला की जो यहाँ पे हड्डी होती है शोल्डर की, उसके बॉर्डर लाइन पे जब पेन आता है तो वो नर्व को कंप्रेस करता है और पेन फिर रेडिएट होके आर्म में जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके सर्वाइकल रीजन की प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम आपके शोल्डर ब्लेड से एग्रीवेट भी हो सकती है। इसी केस में जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक जनरल एक्सरसाइज, जब भी आपको कोई जनरल एक्सरसाइज बताई जाती है किसी यूट्यूब चैनल या किसी के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से, उससे अगर आपका पेन रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको एक पर्टिकुलर डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स या जिसको भी आप जाना चाहते हैं उसको दिखा के डिफरेंशियल डायग्नोसिस कराएंगे,
तब आपको पता लगेगा पेन बेसिकली है किस चीज़ के लिए, और उसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग या कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन उस फॉर्म में चलेंगे, तब जाके आपका पेन रिड्यूस होगा। नहीं तो आप क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज देखिए, यहाँ से देखिए, वहाँ से देखिए, उससे पूछिए, वो करी जनरल एक्सरसाइज, बट आपका पेन रिड्यूस नहीं हो रहा है। आपको जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका कॉज दूसरा है। यहाँ पर बहुत सारे कॉज हैं, मतलब इन्फानाइट कॉज हैं नेक पेन होने के। तो उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस द मेन जो रोल आता है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का आता है कि रीज़न ऑफ द इंजरी या रीज़न ऑफ द पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज, पर्टिकुलर टेक्निक्स या पर्टिकुलर मेडिसिन क्या दे सकते हैं। तो सारी बैक पेन एक जैसे नहीं होते, सारे नेक पेन एक जैसे नहीं होते, जैसे कि सारे फीवर एक जैसे नहीं होते, या सारी कोई पर्टिकुलर बीमारी एक जैसी नहीं होती। इसीलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंडीशन। बैक पेन के केस में जब आपको जनरल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, कुछ 10-15 दिन हो गए हैं, पेन रिड्यूस नहीं हो रहा है, डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाइए, पर्टिकुलर डायग्नोसिस कराइए, वो पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर एक्सरसाइज या टेक्निक से आपका पेन रिड्यूस होगा। ये एक फर्स्ट वीडियो है पेशेंट्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए कि सर्वाइकल होता क्या है। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, इस कंडीशन में ये एक्सरसाइज होती हैं। तो धीरे धीरे आपको इस सीरीज़ में, नेक पेन सीरीज़ में, ये सब आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।